आज हम लोग वॉर के बारे में पढ़ेंगे कि वॉर क्या होती है और उसके बाद हम कॉजेज़ ऑफ वॉर के बारे में देखेंगे कि वॉर के कॉजेज़ क्या होते हैं और हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे लिमिटेड वॉर में, एसिमेट्रिकल वॉर में, टोटल वॉर में और उसके साथ साथ सिविल वॉर और गुरिल्ला वॉरफेयर। तो अगर आपको ये लेसन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल एजुकेटेड पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसको देखें और ताकि ये वीडियो से बहुत सारे लोग फ़ायदा उठा सकें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले वॉर होती क्या है? आज तक जो स्टडी में आप वॉर की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं वो ये है कि वॉर इज़ जस्ट फाइट। लेकिन मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट जो हैं वो उनके नज़दीक वॉर ये नहीं होती। मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं वॉर तभी होगी जब दो पार्टीज़ हों, एक पार्टी ए और उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, वो किसी भी बुनियाद पे हो सकता है, एक पार्टी बी और उनकी पावर जो है वो इक्वल हो। ऐसा ना हो कि एक की पावर बहुत कम है और दूसरे की पावर ज़्यादा है, यानी वॉर का जो कंक्लूजन है उसका हमें पता ना हो कि वो क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर चाइना और अमेरिका की लड़ाई हो जाती है, रशिया और अमेरिका की लड़ाई हो जाती है, वॉर हो जाती है, तो वो वॉर है। वो क्यों वॉर है? क्योंकि नोबडी नोज़ हु विल बी अ विनर। उनके दरमियान जो मिलिट्री का एक बैलेंस है वो इक्वल है। आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन्स जीत जाएंगे या रशियंस जीत जाएंगे या चाइनीज़ जीतेंगे या अमेरिकन्स जीतेंगे। तो ये वॉर होती है। लेकिन वो चीज़ जिसमें एक पावरफुल कंट्री, एक बहुत पावरफुल कंट्री एक स्मॉल कंट्री पे अटैक करता है, जैसे अफ़गानिस्तान में, तो फिर इसको जो कहते हैं कि वो एक पावरफुल कंट्री क्या कर रहा है, इंटरवेंशन कर रहा है। अगर तो वो इंटरवेंशन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है तो फिर उसको क्या कहते हैं, वॉर कहते हैं। अदरवाइज़ वो फिर इंटरवेंशन ही होती है। इसी तरह से अगर कोई कंट्री किसी पावरलेस कंट्री पे, यानी एक पावरफुल कंट्री है वो किसी पावरलेस कंट्री के ऊपर हमला करता है, जैसे सोमालिया पे अमेरिकन्स ने किया। सोमालिया में एक डिक्टेटर की हेल्प की जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में मुलविस था। तो फिर इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्सपीडिशन कहते हैं कि एक छोटी सी एक्सपीडिशन की है इंटरनेशनल सिस्टम में किसी एक कंट्री ने। तो वॉर जो है वो ये है कि व्हेन टू कंट्रीज विद इक्वल पावर फाइट एंड नोबडी नोज द कंक्लूजन ऑफ द फाइट, और किसी को कंक्लूजन नहीं पता कि हु विल बी द विनर, कि विनर कौन होगा, तो तब एक वॉर होती है। अदरवाइज वो वॉर नहीं होती। तो ये तो जनाब वॉर की क्या थी, डेफिनेशन थी। अब हम देखते हैं जनाब कि वॉर के काजेज़ क्या हो सकते हैं। ओके जी, वॉर के बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहला काज क्या है? अगर हम देखें तो साइकोलॉजिकल काजेज़ भी हैं। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ ये हैं कि बाज़-औक़ात आपका जो लीडर होता है, आपकी जो लीडरशिप होती है, उसका जो मेंटल माइंडसेट है वो ही परफेक्ट नहीं है। कुछ पर्सनालिटीज़ होती हैं जो बहुत अग्रेसिव होती हैं। जैसे अगर आप जितने भी डिक्टेटर्स देखें, 20th सेंचुरी के डिक्टेटर्स, तो उनका जो जो उनकी बर्थ के बाद का जो एज है, यानी कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो बड़ी ट्रॉमेटिक है। तो उस ट्रॉमेटिक सर्कमस्टांसेस में जो उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है वो बड़ी अग्रेसिव होती है, वो नॉर्मल नहीं होती। तो फिर वही लोग अगर किसी कंट्री के लीडर बन जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्यास होता है। जैसे बेनिटो मुसोलिनी डिक्टेटर बना, बड़ा ट्रॉमेटिक है। हिटलर का भी ट्रॉमेटिक किस्म का बचपन गुजरा। और अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें तो सद्दाम हुसैन भी जो था उसका भी यही था।
कि उसकी पर्सनैलिटी ये थी कि वो बहुत अग्रेसिव था। तो साइकोलॉजिकल कॉजेस होते हैं वॉर के कि आपके लीडर की साइकोलॉजी ऐसी है या किसी कंट्री के लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो वॉर करना पसंद करते हैं। तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो ये है कि साइकोलॉजी ऑफ अ लीडर आल्सो कॉज वॉर, ये तो वॉर का काज कर सकता है। उसके साथ साथ कॉजेस ऑफ वॉर, तो आपका दूसरा कॉजेस जो है उसमें ये है कि सोशल कॉज है। जब आपकी कंट्री जिस सिस्टम में काम करती है, इंटरनेशनल सिस्टम में, वो सिस्टम में अगर बहुत ज़्यादा डिक्टेटर्स हैं और वो सिस्टम क्योटिक है विदाउट रूल्स, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हुआ और टेरिबल सिचुएशन है, तो आपका कंट्री ऑब्वियसली अग्रेसिव होगा। वो क्या होगा? अग्रेसिव होगा। यानी इससे हम मुराद ये ले सकते हैं कि साइकोलॉजी कहती है, सोशियोलॉजी ये कहती है कि डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में ह्यूमन क्या करते हैं, डिफरेंट रिएक्शंस देते हैं। ओके, तो इसी तरह से कंट्री भी, अगर इंटरनेशनल सिस्टम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेट से भरा हुआ है, जहाँ पे सिक्योरिटी का मसला है, जहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, डिप्लोमेसी के चैनल्स नहीं हैं, तो आपका कंट्री क्या होगा? वो अग्रेसिव होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। थर्ड जो कॉज है वॉर का, वो क्या है? कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि क्योंकि स्टेट्स इंसानों से मिलके बनी हैं और ह्यूमंस की जो नेचर है वो चिंपैंजी, एप और मॉन्की से रिजेंबल करती है, क्योंकि हम एवोल्यूशन के ज़रिए उनसे बने हैं, तो फिर हम भी उनके बिहेवियर को समझकर इंसानों की लड़ाई को समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी किसी चिंपैंजी का कोई ग्रुप होता है तो उसमें कोई फॉरेन इंट्रूजन होती है, कोई फॉरेन चिंपैंजी इंट्रूड करता है तो वॉर हो जाती है। इसी तरह से स्टेट्स में जब फॉरेन इंटरवेंशन होगी, कोई किसी के इंटरनल मामलात में इंटरवेंशन करेगा तो वॉर हो जाएगी। इसी तरह से इंटरेस्ट, मॉन्की का अपना इंटरेस्ट है, जो किसी कबीले का या ग्रुप का सरदार है मॉन्की या फिर चिंपैंजी, तो जब उसका इंटरेस्ट हिट होगा तब, या फिर एक्विजिशन ऑफ मटेरियल थिंग, वो अपने एरिया के लिए फ़ाइट करेंगे, वो अपने रिसोर्सेज के लिए फ़ाइट करेंगे। तो वो थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि क्योंकि ह्यूमन और एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स क्योंकि अग्रेसिव हैं और वो इन चीज़ों की वजह से अग्रेसिव होते हैं, तो फिर इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब भी ये दो लवाजमात होंगे, यानी इंटरवेंशन होगी किसी की, या इंटरेस्ट को ख़तरा होगा, या एक्विजिशन का मसला होगा, कोई आपकी किसी कंट्री की एक्विजिशन यानी उसके जो रिसोर्सेज हैं, लैंड है, उसके ऊपर हमला करेगा, या उसके इंटरनल मैटर्स में कोई करेगा, या उसके इंटरेस्ट को हर्ट करेगा, तो तब क्या हो जाती है? वॉर हो जाती है। तो फिर कहते हैं, लेकिन ये थ्योरी एक कमज़ोर थ्योरी है। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन बीइंग्स का जो मेंटल लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। बहरहाल इसको एक काज समझा जाता है कि क्योंकि ह्यूमंस जो हैं उनकी नेचर जो है वो एनिमल से मिलती है, तो इस वजह से एनिमल जो हैं वो अटैक 3 वजह से करते हैं। वो ये वजूहात हैं, एक्विजिशन, इंटरेस्ट और इंट्रूजन, और वो ये समझते हैं कि इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन भी वॉर करते हैं। चौथा जो कॉज है वॉर का, वो क्या है जनाब? वो लिबरल्स के नज़दीक, लिबरल्स के नज़दीक वो ये है कि जिस सोसाइटी या इंटरनेशनल सिस्टम में फ्रीडम ऑफ ट्रेड एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती, या जहाँ पे जो है वो क्या होता है, अग्रेसिव होता है सोसाइटी, या डिप्लोमेसी नहीं होती, और इंटरडिपेंडेंस का फुकदान होता है, मिलिटरलाइजेशन होती है, तो लिबरल्स का ख्याल ये है कि तब परफेक्ट कंडीशंस बन जाती हैं कि वॉर हो। और वो ये कहते हैं कि फिर डेमोक्रेसी का ना होना, अग्रेसिव सिस्टम में अग्रेसिव स्टेट्स का होना, डिप्लोमेसी का ना होना, इंटरडिपेंडेंस ना होना, और मिलिटरलाइजेशन का ज़्यादा होना, ये वॉर का काज बनता है। ये लिबरल्स का पर्सपेक्टिव है। एक और काज है जी वॉर का, वो मार्क्सिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है। मार्क्सिस्ट तो ये कहते हैं कि जो वॉर है
उसको फिर क्लास स्ट्रगल के तौर पे देखते हैं। वो समझते हैं कि वॉर, चाहे वो सिविल वॉर हो या इंटरनेशनल वॉर, उसमें फिर लार्जली जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनके इंटरेस्ट की वजह से होती है। वो मोनोपोली चाहते हैं और उनकी मोनोपोली जब ख़त्म होती है तो तब वॉर हो जाती है। या फिर वो लोग जो मोनोपोली के अंडर हैं वो उस मोनोपोली को समझ जाते हैं कि ये मोनोपोली एग्जिस्ट करती है और उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, वॉर हो जाती है। तो मार्क्सिस्ट वॉर को क्लास स्ट्रगल के जो है वो एक आईने में देखते हैं और इसके ज़रिए से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। छठा जो काज है वॉर का वो ये है कि नेशनलिज्म। कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्योरिस्ट नेशनलिज्म को भी इल्ज़ाम देते हैं कि ये क्या करता है, वॉर करता है। उनके नज़दीक नेशनलिज्म लोगों को जोड़ता है और उनको फाइट करने पे मजबूर करता है और उनके अंदर जिंगोइज्म भरता है, एक्सेसिव नेशनलिज्म। इस वजह से वॉर हो जाती है। वो फिर इस बात को एग्जाम्पलीफाई करते हैं कि जो हिटलर था उसका जो ऑस्ट्रिया पे हमला था और मेजॉरिटी जो उसके हमले थे, ऑस्ट्रिया पे हमला या मेजॉरिटी हमले थे, वो लार्जली फिर जर्मन पॉपुलेशन जो कि यूरोप के अंदर क्या थी, स्प्रेड हुई थी, उसकी यूनिफिकेशन के लिए थे। ठीक है जी। इसी तरह से पाकिस्तान और इंडिया की जो वॉर होती है उसमें रिलीजन तो होता ही होता है, तो वो है क्या, असल में तो वो नेशनलिज्म ही है ना। रिलीजन के नाम पे नेशनलिज्म, जब लोग रिलीजन की बुनियाद पे जुड़ जाते हैं तो वो रिलीजियस नेशनलिज्म होता है, तो पीछे तो नेशनलिज्म ही है। तो फिर नेशनलिज्म भी क्या है, आपका क्या करता है जनाब, वॉर करवाता है आपके कंट्री के अंदर। उसके बाद जनाब वॉर जो है उसको, उसकी टाइप्स देखने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या वॉर गुड होती है और इट इज़ बैड, क्या बैड होती है। तो ये मुख्तलिफ थिंकर्स जो हैं पास्ट के, उनका डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ थिंकर्स ये कहते हैं कि वॉर नेचुरल है और उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि वॉर एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी उनके नज़दीक। जैसे वॉन क्लॉसिविट्स नामी एक स्ट्रैटेजिक थिंकर थे, ये जर्मन थे, और ये थिंकर ये कहते हैं अपनी किताब ऑन वॉर में, अपनी किताब ऑन वॉर के अंदर ये क्या कहते हैं जनाब, ये कहते हैं कि वॉर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट के हाथ में, जिसके ज़रिए से, जिसको प्रूडेंटली वो यूज़ करती है, यानी वो थ्रेट भी देती है और उसको लो लेवल पे या हाई लेवल पे यूज़ करती है, और प्रूडेंटली यूज़ करके जो दूसरी स्टेट्स होती हैं, ओपोनेंट्स होती हैं, उनको क्या करती है, फोर्स करती है कि वो डू करें, वो करें वो चीज़ें जो वो चाहती है, उसकी विल के ऊपर चलें। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजिक थिंकर्स, कुछ थिंकर्स या कुछ हम ये कह सकते हैं लोग ऐसे हैं पास्ट के अंदर जो ये कहते हैं कि वॉर बहुत बुरी है। हम उनको भी देखने की कोशिश करेंगे। बहुत मशहूर एक नावल है और वो नावल एक रशियन राइटर ने लिखा था और उसका नाम है वॉर एंड पीस, और टॉल्स्टॉय ने ये लिखा था। ठीक है जी। तो टॉल्स्टॉय ये कहता है, ये फिलासफर भी था, उसने एक अपनी किताब लिखी वॉर एंड पीस। तो वो इस बुक के अंदर क्या कहता है, वो ये कहता है कि वॉर एक ट्रेजेडी है। उस नॉवल में ये वो कहता है जिसमें फैमिलीज सेपरेट हो जाती हैं, जिसमें लोगों के ड्रीम्स शैटर हो जाते हैं, और उस अपने नॉवल के अंदर वो ये सारी चीज़ें डिपिक्ट करने की कोशिश करता है। ये एक रशियन नॉवलिस्ट था, फिलासफर भी था और इन्वेंटर भी था, यानी बहुत मशहूर आदमी है। वॉर एंड पीस उसकी किताब बहुत मशहूर हुई थी, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये नावल पढ़ सकते हैं। इसमें फिर वो वॉर को डिपिक्ट करने की कोशिश करता है एक फैमिली की स्टोरी के ज़रिए से। तो वो ये कहता है कि वॉर तो बिल्कुल बैड होती है या नहीं होनी चाहिए। तो डिफरेंट थिंकर्स का डिफरेंट ख्याल है वॉर के बारे में।
अब हम वॉर की टाइप्स देखते हैं। वॉर की टाइप्स कौन कौन सी हैं जी? तो सबसे पहली टाइप ये है कि टोटल वॉर। टोटल वॉर कौन सी थी? आपका वर्ल्ड वॉर 1। अब टोटल का मतलब क्या है? टोटल का मतलब है मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज। जब आप सारे रिसोर्सेज को मोबिलाइज करते हैं, सारे पीपल को मोबिलाइज करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को मोबिलाइज करते हैं, और आपका मकसद ही ये बन जाता है कंट्री का टू विन अ वॉर, आप अपने सारे रिसोर्सेज उसमें झोंक देते हैं, तो इसको टोटल वॉर कहते हैं। और इसकी एग्जांपल, बड़ी परफेक्ट एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है, जिसमें फिर सारी की सारे जो है वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया गया। वर्ल्ड वॉर 1 में आपके 18 मिलियन के करीब लोग मर गए और वर्ल्ड वॉर 2 में 62 मिलियन। वर्ल्ड वॉर 1 में मशीन इस्तेमाल की गई पहली बार, साइंस का यूज़ किया गया, वॉर के अंदर पुट किया गया, और फिर उससे भी सोफिस्टिकेटेड किस्म की जो मशीन्स हैं, जो ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड थी, वो वर्ल्ड वॉर 2 में अप्लाई हुई, और उसका मैनिफेस्टेशन है कि आपके 62 मिलियन लोग मर गए। इससे कितने गुना ज़्यादा? इससे एटलीस्ट 3x ज़्यादा। तो टोटल वॉर वो होती है जिसमें सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज होते हैं, ठीक है जी। और इसकी एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 है। एक होती है लिमिटेड वॉर। अब लिमिटेड वॉर क्या होती है वो भी यहीं पे हम देख लेते हैं, क्योंकि इससे मिलता जुलता कंसेप्ट है। लिमिटेड वॉर ये है कि जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ होता है, आप सारे रिसोर्सेज नहीं लगाते। और इसकी एग्जांपल आपको, जब कोरियन वॉर हो रही थी 1950s के अंदर, 1950 टू 1953 कोरियन वॉर, कोल्ड वॉर की पहली वॉर थी, तो उस दौरान जनरल मकार्थी और जो ट्रूमैन थे उनके दरमियान झगड़ा हो गया था। ट्रूमैन प्रमोट कर रहा था, जो प्रेसिडेंट था उस वक्त अमेरिका का, वो लिमिटेड वॉर को प्रमोट कर रहा था। वो यही कह रहा था कि 38 जो 36 या 38 पैरेलल है उससे पीछे भगाओ इनको, ठीक है जी। सिर्फ नॉर्थ कोरियन को पीछे भगा दो, साउथ कोरिया को इंडिपेंडेंट कर दो। लेकिन मकार्थी ये कहता था कि नॉर्थ कोरिया को भी डिस्ट्रॉय किया जाए, यानी वो टोटल वॉर, यानी सारी चीज़ों डिस्ट्रॉय करने के हक में था। लेकिन ट्रूमैन जो था वो कहता था नहीं, इनको पीछे धकेलो और बस ट्रीटी कर लो। तो वो लिमिटेड वॉर को प्रमोट कर रहा था। लिमिटेड वॉर में आपका लिमिटेड ऑब्जेक्टिव होता है और लिमिटेड रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन होती है। तीसरी आपकी ये है कि एसिमेट्रिकल वॉर। एसिमेट्रिकल वॉर के अंदर आप बहुत सारे मेथड यूज़ करते हो अपने एनिमी को वीक करने के लिए। उसमें पहला मेथड क्या है? आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो, आप अनयूजुअल यानी छोटे छोटे रेड करते हो ताकि साइकोलॉजिकली इम्पेयर किया जा सके एनिमी को, कन्फ्यूजन पैदा की जाए एनिमी के अंदर और उसको वेयर आउट किया जाए, उसको थकाया जाए, एग्जॉस्ट किया जाए ताकि आप विक्ट्री हासिल करो। तो फिर ये है एसिमेट्रिकल वॉर, जिसमें फिर सिमेट्रिकल नहीं होता, एसिमेट्रिकल होता है कि डिफरेंट मीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जब आपकी जो तीसरी है, चौथी सॉरी, ये है जी सिविल वॉर। जनाब सिविल वॉर के अंदर क्या होता है कि एक कंट्री के अंदर ही, विद इन अ कंट्री, दो फैक्शंस बन जाते हैं, यूजुअली ज़्यादा भी हो सकते हैं, और वो दो फैक्शंस पावर को लिए या किसी एक गोल के लिए फाइट करते हैं। सीरिया की सिविल वॉर, सीरिया में सिविल वॉर आपने देखी, 1 मिलियन पीपल जो है वो क्या हो गए, डेड हो गए, और कितने मिलियन जो हैं वो भाग गए, कोई यूरोप में भाग गया, कोई किधर रेफ्यूजी के तौर पे। तो मशहूर अगर आप सिविल वॉर की बात करें तो 1861 टू 1865 अमेरिकन सिविल वॉर। उसकी वजह क्या थी? नॉर्थ और साउथ के जो सेनेट के अंदर सीट्स थी, यानी पॉलिटिकल पावर जो थी, उसका झगड़ा था। लेकिन फिर लार्जली झगड़ा क्या बन गया? स्लेवरी का बन गया। दिखाई हमें ये स्लेवरी का झगड़ा देता है, लेकिन इसके डीप अगर हम जाएं तो झगड़ा क्या था? ये साउथ और नॉर्थ की पावर का इम्बैलेंस सेनेट के अंदर।
तो स्लेवरी के ऊपर और इन दो चीज़ों के ऊपर जो वॉर लड़ी गई, जिसके अंदर 5 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए, तो ये जो थी वो सिविल वॉर थी और ये अमेरिका में हुई। सिविल वॉर हो जाती है, सही है। तो एक ही कंट्री के अंदर या पावर के लिए या किसी गोल के लिए जो मूव करने वाली लोग हैं, और वो दो फैक्शंस हैं। तो साउथ का जो लीडर था यहाँ पे क्या था, डेविस, और उधर कौन था, लिंकन। तो ये लड़ाई होगी जिसमें फिर नॉर्थ यानी यूनियन जीत गई थी और जो कॉन्फिडरेट थे वो हार गए थे, ठीक है।